नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे संसाधन। जी हाँ दोस्तों, संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन की परिभाषा क्या होती है, संसाधन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और संसाधन कहते किसे हैं, इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के दोस्तों एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर ये संसाधन के बारे में पूछते हैं कि कौन सा संसाधन किस प्रकार से है। तो देखिए, संसाधन की परिभाषा की अगर बात करें तो देखो, संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों जो देखो प्रकृति में कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में संसाधन नहीं होती हैं। प्रकृति में जो भी वस्तु होती है, पर्यावरण के अंदर जो भी वस्तु होती है, उसका प्रयोग मानव अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार करता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी कि पर्यावरण के अंदर बहुत सारी वस्तु होते हैं, वो अपने आप में कभी भी संसाधन नहीं कहलाती है जब तक कि उसके अंदर मानव कोई हस्तक्षेप ना कर ले। तो 1933 के अंदर 1933 के अंदर दोस्तों जिमरमैन ने भी कहा है कि पर्यावरण के अंदर या फिर ना ही पर्यावरण और ना ही उसके अंग तब तक संसाधन नहीं कहलाते हैं जब तक कि वह मानव के उपयोग में ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर परिभाषा बनती है कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा है ना, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका प्रयोग मानव अपनी इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति हेतु करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संसाधन कहते हैं ना। यानी कि प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं पाई जाएगी, मानव उसका प्रयोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार करेगा, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, संसाधन कहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि संसाधन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों संसाधन है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। चारों भाग आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, संसाधन को बिल्कुल सरल तरीके से देखें, एक सारणी के माध्यम से या फिर एक चार्ट के माध्यम से इसको 4 भागों में डिवाइड करके हम देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भाग यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा भाग हम यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा भाग हम यहाँ पर लिखेंगे और चौथा भाग हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, तो 4 भागों में डिवाइड करें तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, है ना। 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर, फिर बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर, फिर बात करेंगे विकास स्तर के आधार पर, और फिर बात करेंगे यहाँ पर जो भी आपके जो भाग आएगा उसके आधार पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। फिर बात करेंगे हम उपयोगिता के आधार पर, है ना। उपयोगिता कह सकते हैं इसको हम, या फिर हम इसको समाप्यता, है ना, समाप्यता के आधार पर, है ना, समाप्यता के भी हम कह सकते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर संपत्ति के आधार पर, है ना। फिर बात करेंगे हम संपत्ति के आधार पर। ठीक है, संपत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर विकास स्तर के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, चारों प्रकार आपके सामने आ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर, फिर बात करेंगे उपयोगिता या समाप्यता के आधार पर, फिर बात करेंगे संपत्ति के आधार पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा विकास स्तर के आधार पर। इतने भागों में इसको डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं इसके अंदर सब डिवाइड, यानी कि वापस इसको उत्पत्ति के आधार पर देखें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, उत्पत्ति के आधार पर वापस करें तो यहाँ पर देखिए, एक तो आ जाएगा आपका उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो एक तो आ जाएगा आपका जैविक, है ना, जैविक संसाधन। क्या आएगा, जैविक संसाधन। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार हो जाएगा। एक तो जैविक संसाधन और एक हो जाएगा अजैविक संसाधन। देखो, उत्पत्ति के आधार पर बात करें कि किसी पदार्थ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसके आधार पर, तो उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, ये जैविक आधार पर हुई है या फिर अजैविक आधार के ऊपर। तो देखिए जैविक संसाधन, तो देखिए जैविक संसाधन किसे कहेंगे, ऐसे संसाधन जिसके अंदर कोई जीव व्याप्त हो या फिर वो जीवित अवस्था में हो, उसे कहेंगे हम जैविक संसाधन। ठीक है, और फिर बात करते हैं अजैविक संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो निर्जीव होती हैं या फिर जिनमें जीव नहीं होता है, उसे कहते हैं अजैविक संसाधन। ठीक है, अब बात करते हैं जैविक संसाधन। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो जैविक संसाधन में क्या आएंगे, जैविक संसाधन में आपके सभी मनुष्य आ जाएंगे,
या फिर आपके साथ ही जो भी प्राणी आ जाएंगे, सभी प्राणी, और जिसके अंदर जीव होता है, पेड़ हो गया आपके, पशुधन हो गया, और साथ ही आपके इस प्रकार से जिसमें जीव पाया जाता है ना, तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से जीव मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो एग्जाम्पल अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखिए मनुष्य हो गया, सभी प्राणी हो सकते हैं, है ना, सभी प्राणी भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। मत्स्य पालन, जो भी मत्स्य मछलियां वगैरह मत्स्य जो भी उत्पादन होता है इसके अंदर आ जाएंगे। साथ ही आपके पेड़ पौधे इसके अंदर आ जाएंगे, और साथ ही आपके इसके अंदर और क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन के अंदर जो भी जीवित संसाधन होंगे, और साथ ही आपके पशुधन आ जाएगा, है ना, पशुधन भी इसके अंदर आ जाएगा, पक्षी इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। ये सारे आपके जैविक संसाधन हैं जिसके अंदर जीव होता है ना, जैविक संसाधन। फिर बात करते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाता है। तो अजैविक संसाधन क्या क्या हो जाएंगे, अजैविक संसाधन जैसे कि आपका तालाब हो गया, है ना, अजैविक संसाधन के तालाब हो गया आपके, साथ ही देखो आपके खनिज तत्व हो गया, खनिज में कोई जीव नहीं होता फिर भी हमारे काम आते हैं ना। खनिज अपने आप में संसाधन नहीं है, खनिज को मानव किस प्रकार उपयोग कर रहा है अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसे हम कहेंगे जैविक, जो आपका है ना अजैविक संसाधन, जिसके अंदर खनिज आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, विभिन्न तरह की चट्टानें आ जाएगी, है ना, चट्टानें आ जाएगी, इसके अंदर सभी प्रकार की गैसें आ जाएगी, है ना, सभी गैसें जिस गैसों का हम उपयोग कर रहे हैं वो सभी गैसें आ जाएगी। इसके अंदर सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश जिसके अंदर कोई जीव नहीं होता फिर भी हमारे काम आ रहा है। इसके अंदर सारे जल वगैरह आपके इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये आपका अजैविक संसाधन हो गया। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, ठीक है। अब बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग मेन हो जाएंगे, फिर इनके सब भाग हो जाएंगे। तो उपयोगिता के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार से करेंगे। उपयोगिता में आ जाएगा आपको एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। देखिए मैं यहाँ पर दोनों भाग आपके सामने में लिख देता हूं अलग पेन से। देखिए ये आ जाएगा 2 भागों में, एक तो हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा आ जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, है ना। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसको हम बार बार उपयोग भी करते हैं और बार बार से उसको वापस उत्पन्न भी कर सकते हैं, है ना, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और बार बार उत्पन्न भी कर सकते हैं। उत्पन्न मतलब अपने आप उत्पन्न हो रही है सौर ऊर्जा, कभी नष्ट नहीं होगी, पवन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगी, बायोगैस हो गया आपका, बायोमास हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जल हो गया, जल भी रिसाइकिल होता रहता है इस प्रकार से। तो आपका आ जाएगा नवीकरणीय संसाधन जिसको बार बार हम इसको उपयोग में ले सकते हैं ना। फिर आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका अगर एक बार पूरा यूज कर लेते हैं या फिर पूरा का पूरा उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद नए संसाधन नहीं बनते, यानी कि वापस उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। एक बार अगर इसका पूरा का पूरा उपयोग कर लेते हैं तो वापस इसका वापस प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो नवीकरणीय संसाधन की देखो एग्जांपल मैंने बताई दी आपको, है ना, नवीकरणीय संसाधन के। तो नवीकरणीय संसाधन के अंदर क्या क्या आ जाएंगे जिसको हम वापस प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखो सौर ऊर्जा हो सकता है आपका, ठीक है, पवन ऊर्जा हो जाएगा, है ना, पवन ऊर्जा, साथ ही आपके देखो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा इसके अंदर, है ना, जल को वापस बनाया जा सकता है जिसको देखो सतत प्रवाह क्षेत्र को हम यहाँ पर कहेंगे जो बार बार बनता रहता है, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर नवीकरणीय संसाधन के अंदर आ जाएंगे। फिर अनवीकरणीय संसाधन के एग्जांपल देखें तो इसके अंदर मैंने बताया इसको बार बार उपयोग में एक ही बार खत्म करने के बाद वापस नहीं बनेंगे। तो क्या जाएगा इसके अंदर सभी तरह के जो पेट्रोल डीजल हो जाएंगे, पेट्रोलियम जिसे हम कह सकते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और साथ ही आपके देखो इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो चलो 2 भाग अगर मैं बनाऊँ इसके तो देखो एक तो मैं इसको बना सकता हूँ जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, एक इसका मैं बना सकता हूं दोस्तों धातु। देखो जीवाश्म ईंधन जो देखो जीवाश्म से में प्राप्त हुए हैं, लगभग लाखों करोड़ों वर्ष कोई जीव जमीन के अंदर दब गया था, उसके बाद रिएक्शन की वजह से बहुत सारे केमिकल्स की वजह से, ठीक है, और पृथ्वी के अंदर के जो गुरुत्वाकर्षण के बल से या फिर पृथ्वी के अंदर से केंद्र की तरफ जो ऊष्मा होती है उनकी वजह से ये दब दुबा करके क्या बन गए, एक पेट्रो रसायन बन गए हैं। तो ये सारे चीज आ जाएंगे जीवाश्म ईंधन के अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा, एक तो पेट्रोल आएगा, ठीक है, डीजल आ जाएगा,
उसके बाद आपके कोयला आ जाएगा, इस प्रकार से इसके अंदर ये चले जाएंगे। फिर बात करते हैं धातु के अंदर। देखो दोस्तों, धातु अनवीकरणीय पदार्थ हैं, ठीक है। अब अनवीकरणीय पदार्थ, ठीक है, जैसे कि आप कहोगे कि धातु के अंदर लोहा आ जाएगा, लोहा अनवीकरणीय है क्या? इसको बार बार बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों बताऊं मैं आपको, लोहा है इसको आप बार बार बना सकते हो, जैसे कि कोई लोहे का डिब्बा हो गया उसको पिघला करके वापस बना सकते हैं, लेकिन जैसा पहले था वैसा थोड़ी बना सकते हैं ना। और जैसा हमने जमीन से निकाला और जमीन से निकाल के पूरा प्रोसेसिंग करके उसका डिब्बा लोहे का कोई सरिया बना दिया, तो वापस जो पहले था जैसे हमने खनिज से निकाला वैसे थोड़ी बना सकते हैं। तो ये भी एक अनवीकरणीय पदार्थ है। तो धातु के अंदर सारे खनिज तत्व आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं संपत्ति के आधार पर। तो संपत्ति के आधार पर कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो संपत्ति के आधार पर जो आपका संसाधन है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो व्यक्तिगत संसाधन, एक आपका हो जाएगा आपके सार्वजनिक संसाधन, तीसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चारों में आपके सामने इस प्रकार से लाइन बना करके लिख देता हूं, इस प्रकार से ऐसे करके, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका व्यक्तिगत संसाधन, है ना, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। और साथ ही दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक संसाधन, सार्वजनिक संसाधन। दोस्तों सभी को दिख रहा ना, मैं बस इसका अगर ये सही से नहीं दिख रहा दूसरा ले लूँ मैं। फिर आ जाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा आपका है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस प्रकार से चारों भागों में डिवाइड किया गया संपत्ति के आधार पर। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? सभी के अपने आप में परिभाषा बनती है। आपके देखो, अगर संसाधन के बारे में अगर पूछे कि संसाधन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखो और उसके वर्गीकरण भी करो, तो आपको ऐसे चार्ट बनाना है। अगर पूछे व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो हम व्यक्तिगत संसाधन की तो परिभाषा देंगे, ऐसे थोड़ी पूरा चार्ट बना देंगे, ऐसे नहीं है। तो देखिए व्यक्तिगत संसाधन अपने आप में सभी परिभाषा है, नाम से पता चल रहा है। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व या जिसका कोई स्वामी एक व्यक्ति होता है, ठीक है, व्यक्ति होता है या फिर व्यक्ति का परिवार होता है, उससे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे, जिसे हम निजी संसाधन में बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं सार्वजनिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी गांव या नगर या किसी समुदाय या सभी जाति विशेष का अपना अधिकार हो, है ना, उसे हम सार्वजनिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि सार्वजनिक बस स्टैंड हो गया, सार्वजनिक तालाब हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया, है ना, मैं लिखूंगा भी, सार्वजनिक शमशान हो गया। इस प्रकार से ये आपका सार्वजनिक संसाधन आ जाएगा। फिर आता है राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसके ऊपर हक राष्ट्र का हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि आपका सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, ठीक है, नदियां, तालाब, बांध, ये सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन दोस्तों एक दूसरे देशों के बीच में होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जो समुद्री सीमा है 200 मील के बाद, हर एक देश की तटीय सीमा से 200 मील के बाद जो भी आपके समुद्री मार्ग होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। या समुद्र के अंदर कोई वस्तु होगी, कोई खनन कार्य होगा या पेट्रोलियम निकाल रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। और इसके भी कोई संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की इसको नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन की। तो व्यक्तिगत संसाधन में उदाहरण लिखूं, मैं एग्जांपल लिखूं, मैं क्या लिख सकता हूं, निजी घर, है ना, निजी या फिर प्राइवेट घर, तालाब हो गया, निजी तालाब, निजी खेत हो गया, निजी पार्क हो गया, इस प्रकार से चारे चलेंगे। सार्वजनिक संसाधन की मैं बात करूं तो सार्वजनिक सामुदायिक जो भी आ जाएगा, सामुदायिक भवन हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, शमशान हो गया, इस प्रकार से सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सार्वजनिक पार्क हो गया, ठीक है, इस प्रकार से सार्वजनिक तालाब हो गया, ये सारे आपके सार्वजनिक के अंदर आ जाएंगे। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन थे। तो राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो क्या जाएगी यहाँ पर, सभी प्रकार की जो सभी नदियाँ हो जाएगी, सभी बांध हो जाएंगे, सभी सड़कें हो जाएगी, ये सभी आपके राष्ट्रीय हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से नहरें हो जाएगी, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन है जिसके ऊपर राष्ट्र का पूरा हक होता है। अब एक बात और बता दो मैं, राष्ट्रीय संसाधन वैसे हमारे जो भारत देश है या फिर सभी देशों के अंदर जो है वो जो संपत्ति होता है पूरे राष्ट्र की, वो राष्ट्र की ही होती है। जैसे हमारा घर, हमारा खेत, हमारा मकान, हमारा तालाब, जो भी हमारा व्यक्तिगत है वो भी राष्ट्र का ही है। क्यों है, अगर उसके अंदर कोई धातु निकल गई, कोई खनिज निकल गया या सार्वजनिक सभी लोगों के हित के लिए कोई काम हो रहा है तो वो जमीन वापस किसकी हो जाएगी, राष्ट्र की हो जाएगी। तो ये कब हुआ, तो ये 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर दोस्तों संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अगर आपकी कोई संपत्ति है, अगर देश हित में कोई उसके अंदर कार्य हो रहा है, कोई खनिज तत्व निकल गया या कोई भी
रेल मार्ग निकल गया, उसके अंदर कोई सड़क मार्ग निकल रहा है, तो वो संपत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी संविधान के 1978 के संविधान संशोधन 44 के अनुसार संपत्ति के आधार हटने की वजह से। ठीक है, तो ये चलो ये आपकी बात होगी। फिर आते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो ये जो 200 मील समुद्री वाला है ना, 200 मील जो समुद्री है उसके बाद की समुद्री सीमा या फिर समुद्र के अंदर जो भी संसाधन हो जाएंगे वो आपके कौन से कहलाएंगे, आपके अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब ये आपका संपत्ति का अधिकार हो गया, संपत्ति के आधार पर संसाधन। फिर बात करते हैं, लास्ट हमारा है विकास स्तर के आधार पर। तो विकास स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब 4 भाग कौन कौन से विकास स्तर के आधार पर, यानी कि विकास स्तर के आधार पर संसाधन का अगर डिवाइड करें तो ऐसे संसाधन जिसका विकास स्तर है ना, विकास के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है या उसको विभाजित किया जाता है, उसे विकास स्तर के संसाधन कहलाते हैं। अब विकास स्तर के संसाधन होते हैं आपके संभाव्य संसाधन, आपके विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित संसाधन। इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। चारों भाग मैं आपके सामने लिख देता हूं, फिर उसके एग्जांपल आपको फटाफट से बता दूंगा। ये आपके चारों भाग इस प्रकार से हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं संभाव्य संसाधन। कौन सा? संभाव्य संसाधन। फिर दूसरा मैं बात करूं आपके, तो दूसरा हो जाएगा आपका संभाव्य संसाधन, दूसरा हो जाएगा आपका विकसित संसाधन। फिर बात करते हैं यहां पर भंडारण संसाधन, है ना, भंडारण या फिर भंडारित संसाधन। ठीक है, फिर बात करते हैं लास्ट वाला जो बचा है हमारा, वो आ जाएगा संचित संसाधन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सभी की परिभाषा भी बताऊंगा मैं आपको साथ ही साथ। ठीक है, तो देखिए संभाव्य संसाधन किसे कहेंगे? संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसकी संभावना पूरी होती है ना। हमारे पास संसाधन है कि ऐसे इस प्रकार से हमारे पास संसाधन है, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमारे पास तकनीकी और ऐसी विकसित नहीं हुई है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं इसका, तो एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपके राजस्थान से लगा करके जयपुर, राजस्थान से गुजरात के बीच में, राजस्थान से गुजरात के बीच क्या है दोस्तों, बहुत सारे पवन ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन ऊर्जा और फिर बहुत सारे आपके सौर ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या है? ऊर्जा के क्या है? स्रोत हैं, है ना। यानी कि संभावना है कि यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जनरेट की जा सकते हैं, लेकिन अभी इनको पैदा करने के लिए या फिर इतनी सारी ऊर्जा यहाँ पर जनरेट करने के लिए हमारे पास तकनीकें उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन। यानी कि संभावना है लेकिन तकनीक हमारे पास नहीं है। फिर बात करते हैं विकसित संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिसकी तकनीक भी हमारे पास है और यहाँ पर संभावना भी हमारे पास है कि यहाँ इतनी मात्रा में, इतनी गुणवत्ता में यहाँ पर संसाधन पाए गए हैं और उसको हम निकाल भी रहे हैं, तो ऐसे हो जाएंगे विकसित संसाधन। जैसे आपने पढ़ा ना विकासशील और विकसित देशों में अंतर, तो वैसे यहाँ पर लागू होता है। तो विकसित संसाधन के एग्जांपल की बात करूँ तो मैं आपका पेट्रोल हो जाएगा, है ना, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका आ जाएगा विकसित संसाधन। यानी कि पेट्रोल इसके अंदर आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, कोयला हो जाएगा। हमारे पास इतनी मात्रा में कोयला है, इतनी मात्रा में डीजल है, पेट्रोल है, और इसको निकालने के लिए हमारे पास ये तकनीकें लग रही है और हम इसको निकाल भी रहे हैं, तो ये जाएगा विकसित संसाधन। फिर बात करते हैं हम इसकी सेकंड लास्ट वाली भंडारण संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिसका हमारे पास भंडार है, क्या है दोस्तों? भंडार है, और उसको निकालने की तकनीक हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ भंडारण के अंदर, जैसे कि एग्जांपल में बताऊँ तो आपके वायुमंडल के अंदर दोस्तों हाइड्रोजन गैस बहुत मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं, है ना। जो हमारे प्राइवेट जो जेट होता है, विमान होते हैं, उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी तकनीकें विकसित नहीं हुई उसको हम उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैं वायुमंडलीय हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग, है ना, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? तकनीकें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। फिर लास्ट हमारा जो बचा है वो संचित संसाधन। तो संचित संसाधन ऐसे होते हैं जिसके हमारे पास बहुत सारे भंडार हैं, हमारे पास उपलब्ध है कि ये संसाधन हमारे पास हैं,
तकनीक भी हमारे पास है कि इसको हम निकाल सकते हैं, भंडार भी हमारे पास है, लेकिन हम उनको अभी नहीं निकाल रहे हैं। इसको हम रख रहे हैं भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, उसे हम संचित कहते हैं, है ना, संचित। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, एग्जाम्पल अगर बात करें संचित संसाधन की, तो संचित संसाधन ऐसे आएंगे, ऐसे हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं जिसके अंदर बहुत सारा पानी है, उसको हम स्टोर करके रखे हुए हैं, बांध बनाए हुए हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में करेंगे। बहुत सारे हमारे पास वन संपदा है, उसका भी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए संचित कर रखे हैं। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, नदियां आ जाएगी, सारी नदियां आ जाएगी, नदियां या फिर बांध आ जाएंगे, उसका हम स्टोर कर रहे हैं। और सेकंड हो जाएगा आपका वन संपदा, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे हैं ना। वन संपदा हम वन के लिए बहुत सारे हमें यहाँ पर हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होती है, वन रिपोर्ट, उसके अनुसार वन की गणना की जाती है कि कितने % वन है, कितना होना चाहिए, कितने पौधे लगाने चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए, इस प्रकार से। और नई नई योजना भी चला रहे हैं वन संपदा बचाने के लिए। तो ये सारे हम किसके लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए, इसलिए संचित संसाधन होते हैं। तो अगर आपको ये चार्ट और ये रणनीति आपको अच्छी लगी तो इसको मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपनी कॉपी में उतार करके इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।